हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी SMU अकेडमी। तो आज के करंट अफेयर के जो टॉपिक्स हैं वो कवर करते हैं, फिर हम जो उन्हीं के ऊपर सॉरी जो MCQ बन पाएंगे वो कवर करेंगे। तो यहाँ पे आपको मॉर्निंग में प्रोवाइड करनी थी ये वीडियो, लेकिन सॉरी डिले हो गई। तो ओके, सॉल्व करते हैं एंड कल आपको रिवीजन वीडियो मिल जाएगी। जितने भी हमने वीकली MCQ सॉल्व किए हैं वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आई होप कि आप ये कंटेंट पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ेंगे, ताकि आपका एक रिवीजन हो सके और वीकली आप रिवाइज कर सकें, जिससे आपका काफ़ी हद तक कंटेंट और आपके क्वेश्चन जो है वो तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं द इनलैंड वेसल्स बिल की 2021 की। तो ये ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, वेसल्स बिल। इसे इनलैंड वेसल बिल के नाम से जाना जा रहा है, जो कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है। वेसल्स क्या होते हैं? आपकी शिप हो गई या बड़ी बोट जो होती है, ओके, उन्हें वेसल्स कहा जाता है। एंड एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी कि यूनिफाई लो, यानी पूरी कंट्री के लिए सेम लो होगा। एंड जो स्टेट्स वगैरह हैं उनके लिए कोई सेपरेट रूल नहीं होंगे। मीन्स कि बहुत से जो हमारे बिल होते हैं उनमें आई एम सो सॉरी, बहुत से जो बिल होते हैं उनमें स्टेट की अलग परमिशन लेनी पड़ती है एंड सेंट्रली बेस्ड अलग होते हैं, उनकी अलग लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन होगी वो पूरी कंट्री के लिए वैलिड होगी, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, कोई भी यूनियन टेरिटरी हो। तो उन्हें अलग से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें तो जो इसका डेटाबेस होगा वो सेंट्रली स्टोर होगा एंड रिकॉर्ड, आई मीन सेंट्रली रिकॉर्ड होगा उसका, चाहे वो डिटेल्स किसी वेसल की हो, रजिस्ट्रेशन की हो या फिर क्रू मेंबर्स की हो। एंड जो जितने भी मैकेनिकली जो वेसल्स होंगे या हम कहीं नॉन मैकेनिकली भी, उन्हें रजिस्टर करना मैंडेटरी होगा। हाँ, बस जो नॉन मैकेनिकली जो वेसल्स होंगे उन्हें डिस्ट्रिक्ट, तालुक या पंचायत या फिर विलेज लेवल पे रजिस्टर करना होगा, ओके, एनरोल करना होगा। नेक्स्ट अगर हम IWT यानी इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। अगर टोटल नेविगेबल वाटरवेज की बात करें तो कितना है? 14,500 किलोमीटर है टोटल, ओके। रिवर्स, कैनाल्स, बैक वाटर, क्रीक्स को मिला के टोटल आपका कितना है? 14,500 किलोमीटर। साथ ही ये एक तरह से फ्यूल एफिशिएंट एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। एंड ये 2000 एक्ट में पास हुआ था, नेशनल वाटरवेज एक्ट, जिसमें 111 जो वाटरवेज थे उन्हें डिक्लेयर किया गया था नेशनल वाटरवेज, ओके। इसके साथ ही अगर हम बात करें इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो जो IWAI है उसने ही इम्प्लीमेंट किया है जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट यानी JMVP। एंड इसकी जो एस्टिमेटेड जो कॉस्ट है वो है 5,369.18 करोड़, ओके। इसकी टोटल अगर हम नेविगेशन कैपेसिटी की, अगर हम सॉरी जो टोटल कॉस्ट की बात करें तो, साथ ही अगर हम इसकी नेविगेशन कैपेसिटी की बात करें तो, या ये कहाँ पे सबसे मेनली होगा, या इसका जो स्ट्रेच होगा वो होगा हल्दिया वाराणसी स्ट्रेच ऑफ गंगा, ओके। एंड विद द टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है वो वर्ल्ड बैंक के ज़रिए प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ओके। यहाँ पे IWAI से रिलेटेड जो है जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट है एंड उसकी कॉस्ट आ गई 5,369। एंड जो नेविगेशन कहाँ पे होगा? ये हल्दिया वाराणसी स्ट्रेच ऑफ गंगा, ठीक है, जिसे पार्ट ऑफ नेशनल वे 1 कहा जा रहा है। एंड साथ ही इसकी जो टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस होगी वो कौन प्रोवाइड करेगा, किसकी सपोर्ट से होगी? वो होगी आपकी वर्ल्ड बैंक की। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी के बारे में आप रोज़ कुछ ना कुछ जानते हैं, पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो है कि जल्दी ही रिज़र्व बैंक जो है वो इस प्रोसेस को लेके आने वाले हैं, यानी कि बढ़ाने वाले हैं। क्या ये होगा? CBDC यानी कि आपका सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को वो इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। एंड इसमें मेनली क्या होगा कि आपकी जो डिजिटल करेंसी होगी, ठीक है, यानी कि एक तरह से ऑफिशियल डिजिटल करेंसी होगी, जिससे ये जो कॉस्ट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट है उसे रिड्यूस कर देगी। इसके साथ ही एक रियल टाइम पेमेंट को अनेबल कर देगी। तो इसके बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो डिजिटल ऑफिशियल डिजिटल करेंसी से बना दिया जाएगा, जो कि कॉस्ट ऑफ करेंसी यानी करेंसी मैनेजमेंट करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं।
तो उसकी थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, तो उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, खर्च कम होगा, साथ ही रियल टाइम पेमेंट होगी बिना किसी इंटरबैंक सेटलमेंट के। इंटरबैंक मतलब आउटसाइड या जो दूसरे बैंक हैं उनकी ज़रूरत, यानी उनके साथ सेटलमेंट नहीं करनी पड़ेगी। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो जीडीपी, इसका जो एक हाई करेंसी टू जीडीपी रेशो इसे देखा जा रहा है, ठीक है, सीबीडीसी के ज़रिए एक बेनिफिट होगा। एंड इसका जो लार्जली अगर हम इसे कहें, सबसे मेनली अगर हम इसका कहें कि यूज़ या हम बेनिफिट, तो वो सबसे मेन होगा कि जो आपकी जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसमें काफ़ी हेल्प करेगी, साथ ही रिड्यूस करेगी प्रिंटिंग की कॉस्ट को, ट्रांसपोर्टिंग को, स्टोरिंग पेपर करेंसी, ठीक है। तो एक तरह से जितनी भी प्रॉब्लम्स इस चीज़ में आती है वो कम हो जाएगी, ओके। यानी आपका कैश जो यूज़ होता है उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा डिजिटल करेंसी के ज़रिए। तो एक इसे इंटर बैंक सेटलमेंट कहा जा रहा है, जिससे कि दूसरे बैंक पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके। यानी कि पर्सन टू अनदर ये हैंड ओवर किया जा सकेगा विदाउट द हेल्प ऑफ अदर बैंक। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें तो सीबीडीसी और नेशनल डिजिटल करेंसी, यानी कि इसका नाम यही है कि सीबीडीसी को ही नेशनल डिजिटल करेंसी का नाम दिया जा रहा है। साथ ही एक तरह से सिंपली जो डिजिटल फॉर्म होगी आपकी फ़िएट करेंसी की। फ़िएट करेंसी क्या होती है, जहाँ पे गोल्ड वगैरह चेक वगैरह यूज़ नहीं किए जाते हैं, ओके। मतलब पेपर करेंसी जो होती है आपकी वो फ़िएट करेंसी होती है। तो पेपर को प्रिंट करने के बजाय या पेपर करेंसी को प्रिंट करने के बजाय या कॉइन मिंट करने के बजाय अब जो सेंट्रल बैंक होगा वो इलेक्ट्रॉनिक टोकन्स इशू कर सकेगा। एंड एक तरह से ये जो टोकन होंगे यही यूज़ किए जाएंगे और इन्हें कहा जा रहा है एज ए ट्रस्ट कि बिल्ड करने के लिए इन्हें ये उसी की फॉर्म होंगी कि इसके ज़रिए भी एक यूज़र और बैंक के बीच एक फ्रेंडली जो एनवायरनमेंट है वो बन पाएगा और इजीली बैंक के ऊपर वो या गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट गर्ग कमेटी रिकमेंडेशन की अगर हम बात करें 2019 में ये बनी है। इन्होंने जो रेकमेंड किया है वो यही कि जो आपकी क्रिप्टो करेंसीज़ है वो किसी भी फॉर्म में अगर कोई रखने की कोशिश करता है, इफ़ दे ट्राई टू माइन, होल्ड, ट्रांजैक्ट या डील, ठीक है, इन क्रिप्टो करेंसी को किसी भी फॉर्म को अगर वो यूज़ करता है, होल्ड करता है, तो उसे बैन किया गया है, ठीक है। एंड एक जेल टर्म रखी गई है, 10 साल की पनिशमेंट रखी गई है, ओके, अगर वो किसी भी तरीके से एक्सचेंज करता है, ट्रेड करता है डिजिटल करेंसी के ज़रिए। तो साथ ही जो ये पैनल है इन्होंने गवर्नमेंट को एडवाइस किया है कि उन्हें एक ओपन माइंड रखना चाहिए। अगर जब भी आरबीआई अगर क्रिप्टो करेंसी यूज़ करते हैं या उन्हें इशू करने की बात कहते हैं तो गवर्नमेंट को इसे ओपनली एक्सेप्ट करना चाहिए, इसके ऊपर सोचना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें तो आपको ये कमेटी याद रखनी है जो एससी गर्ग कमेटी है, ओके। शायद मैंने इसे सुप्रीम कोर्ट बोल दिया, पर ये एससी गर्ग कमेटी आपको याद रखनी है 2019 की। तो चैलेंजेस इन रोलिंग आउट नेशनल डिजिटल करेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी देखे जा रहे हैं, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी थ्रेट हो गया। ऑफकोर्स ये सारा ऑनलाइन सिस्टम होगा, डिजिटल अगर होगा तो साइबर सिक्योरिटी इसमें सबसे मेन चीज़ है। एंड साथ ही एक लिटरेसी, यानी कि हम अगर कहीं विलेजेस है बहुत या लोग उतने लिटरेट नहीं हैं और लिटरेट है भी तो उन्हें नेटवर्क की भी इशू होती है, साथ ही उन्हें उतनी नॉलेज नहीं है कि जो ऑनलाइन जो हमारे सिस्टम होते हैं डिजिटली करेंसी जो एक तरह से डिजिटल करेंसी को कैसे यूज़ करना है या डिजिटल मार्केट को कैसे यूज़ करना है वो उन्हें उतना नहीं पता है, तो ये भी एक चैलेंज है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो इंट्रोडक्शन होगा डिजिटल करेंसी का वो बहुत से चैलेंजेस लेके आ सकता है, लाइक उन्हें रेगुलेट करना या फिर इन्वेस्टमेंट या परचेज़ को ट्रैक करना या फिर एक तरह से जो इंडिविजुअल की टैक्सिंग सिस्टम होता है या हम कहें टैक्स को मॉनिटर करना हर एक का, वो भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। थ्रेट टू प्राइवेसी की अगर बात करें तो एज़ वी ऑल नो कि बहुत से अगर हम कुछ भी अगर ऑनलाइन करते हैं तो अगर कोई ऐप यूज़ करते हैं, कोई सिस्टम यूज़ करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमें परमिशंस देनी पड़ती है। तो यहाँ पे एक तरह से हमारा कुछ पर्सनल डाटा भी यहाँ पे शेयर किया जाएगा, तो एक तरह से थ्रेट टू प्राइवेसी भी से माना जा रहा है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जिन्हें
नेशनल डिजिटल करेंसी अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस टाइम पे यानी उनसे रिलेटेड माना जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। ओके, ये न्यूज़ में है, गवर्नमेंट ने अभी एक सब स्कीम जो है इंट्रोड्यूस की है, इम्प्लीमेंट की है अंडर दी प्राकृतिक कृषि पद्धति के अंडर एक सब स्कीम जो है इम्प्लीमेंट की है, परंपरागत कृषि विकास योजना। ओके, PKVY किसके अंडर है? भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के अंदर है ये। तो एक तरह से ट्रेडिशनल जो इंडिजीनियस प्रैक्टिसेस है उन्हें प्रमोट करने के लिए है। इंडिजीनियस प्रैक्टिसेस क्या होती है? जो आप ही की कंट्री में जो बनाई जाती है, प्रोड्यूस की जाती है या आपकी कंट्री से रिलेटेड होती है, आई मीन किसी और अपनी ही मतलब कंट्री में बनाई हुई, तो उन्हें इंडिजीनियस कहा जाता है। तो यहाँ पे जो स्कीम होगी किससे रिलेटेड होगी? यहाँ पे मेनली जो जोर दिया गया है वो है कि एक्सक्लूजन ऑफ ऑल सिंथेटिक केमिकल, यानी कि सिंथेटिक केमिकल यूज़ करने की बजाय जो ऑन फार्म बायोमास उस पर जोर दिया जाएगा, यानी बायोमास रिसाइकलिंग पे जोर दिया जाएगा। बायोमास आपका क्या होता है? आपका जैविक, यानी कि जो प्लांट बेस्ड या हम कहें एनिमल, ठीक है, बेस्ड होता है, वो आपका बायोमास होता है। तो यहाँ पे चाहे बायोमास मल्चिंग हो गया, उस पर एक तरह से स्ट्रेस दी जाएगी या उसे यूज़ किया जाएगा, जिसमें आपका यूज़ ऑफ काउ डंग हो गया। ओके, एंड प्लांट बेस्ड प्रिपरेशन हो गई है, या हम कहें कि सोइल में किस तरह से वो ज़्यादा से ज़्यादा आई मीन उसका यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्शन उसके ज़रिए करवा सकते हैं, तो उस पर काम किया जाएगा। BPKP की अगर हम बात करें तो जो फाइनेंशियल असिस्टेंस इसके तहत दिया जाएगा वो होगा 12,200 पर हेक्टेयर। कितने साल तक? 3 साल तक। ओके, 3 साल तक दिया जाएगा। वो होगा क्लस्टर फॉर्मेशन के लिए। क्लस्टर माने एक से ज़्यादा, अगर ग्रुप मान लो, विलेज मान लो, अगर वो मिलके काम करते हैं तो, या फिर कैपेसिटी बिल्डिंग हो गई, एक तरह से उसे किस तरीके से जो पर्सनल होंगे या हम कहीं जो ट्रेनिंग दी जाएगी उसके रिगार्डिंग सर्टिफिकेशन, या फिर हम कहीं जो एनालिसिस होंगे, बाकी जो रेजिड्यू वगैरह एनालिसिस होंगे उसके लिए जो है ये पेमेंट की जाएगी 12,200 पर हेक्टेयर फॉर 3 ईयर्स। आपको ये चीज़ याद रखनी है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, गाँव बुराज के नाम से इसे जाना जा रहा है। इसको ये क्या है? तो बुराज का मतलब यहाँ पे है बूढ़ाज। ओके, जिसे बुराज यहाँ पे बोला गया है, मीन्स ये आपका कॉलोनियल एरा से रिलेटेड है। मीन्स जब ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो ओल्डेस्ट पर्सन होता है, ऐसे आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। बुराज मतलब जो ओल्डेस्ट पर्सन होता था विलेज का, उसे हेड बना दिया जाता था, और जितने भी मैटर होते थे यानी कि लैंड या रेवेन्यू से रिलेटेड, वो ही उसको हैंडल करता था। ओके, तो यहाँ पे जो पोजीशन थी ओल्डेस्ट मैन की, वो एक ऐसा आदमी होता था जिसे भाई नॉलेज होती थी, गांव की नॉलेज हो गई, एंड उसका एक कनेक्शन जो था लोगों में वो काफ़ी अच्छा था, एक ट्रस्ट था, लोगों का उन पे ट्रस्ट होता है। तो और या फिर एक से ज़्यादा विलेजेस जो थे वो आई मीन उन्हें एज ए हेड एक्सेप्ट करते थे। यानी कि हम कहें कि हाँ भाई, एक होता है ना कि एक गांव का हेड जो होता है जिस पे लोगों को भरोसा होता है, एंड वो तो इसलिए उन्हें हेड बना दिया जाता था। यहाँ पे अब न्यूज़ क्या है मेनली, तो अरुणाचल प्रदेश में भी गांव बुराज या इसे बुरीज जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट विलेज लेवल फंक्शनरीज़ के नाम से जाना जाता था। ओके, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं असम की, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश दोनों में ही है ये। लेकिन अभी जो न्यूज़ है उसका आसाम से कनेक्शन है कि असम की कैबिनेट ने अनाउंस किया है कि जो गांव बुराज होंगे उन्हें गांव प्रधान के नाम से जाना जाएगा। ओके, पहले उन्हें गांव बुराज के नाम से जाना जाता था, तो आपका गांव प्रधान के नाम से जाना जाएगा। तो आपसे असम के बारे में पूछ सकते हैं, अरुणाचल ये ऑप्शन दिया जा सकता है, एंड इसका मतलब क्या होता है वो आपको स्टेटमेंट के ज़रिए पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये आज के कुछ टॉपिक्स थे। ओके, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब इट। इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आपका रिवीजन हो सके।